Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about dynamic properties of microscopic dynamic properties of equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉ ऑफ मास एक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के चंद अहम ख़ास नीचे बयान किए गए हैं। इक्विलिब्रियम को सिर्फ बंद सिस्टम जिसमें कोई भी शय दाखिली या खारिज ना हो सके में ही हासिल किया जा सकता है। अगर आपको याद हो, जब हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखा था तो हमने जो बॉटल्स इस्तेमाल की थी उसमें, ठीक है, वो कौन सी थी? वो ऊपर से बंद थी। हमेशा आपने ये बात याद रखनी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मिले, तो वो जो है वो किस कंडीशन में मिलेगी? जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई बॉटल है और इसमें आप जो है वो कोई रिएक्शन करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़ा था CaCO3, ठीक है। जब आप इसको जो है वो गर्म करते हैं तो CaCO3 टूट जाता है किसमें? इसमें बनती है CO2, अगर आपको कुछ याद हो तो, प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये देखें कि ये CaCO3 को जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होता है किनमें? इन दो चीज़ों में। अगर तो ये सिस्टम ओपन होगा तो क्या होगा? CO2 यहाँ से बाहर जाएगी और रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इस सिस्टम को क्या करते हैं? ऊपर से बंद कर देते हैं, तो CO2 क्या रहेगी? इसके अंदर ही रहेगी और CO2 और CaO दोबारा रिएक्शन करेंगे और ये बना देंगे। इसका मतलब आप जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं? जब कोई सिस्टम बंद होगा। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पर लेकिन मुखालिफ सिमत में वाक़या होते रहते हैं। आपको याद हो तो हमने जो है वो जो रिएक्शन पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो रिएक्शन था जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, आपके पास क्या था? I2 प्लस H2 और इनके मिलने से क्या बन जाता है? आपके पास 2HI, ठीक है। आयोडीन, हाइड्रोजन और इनके मिलने से आपके पास बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये आपके पास क्या है? ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाला आपके पास क्या है? रिवर्स रिएक्शन है। तो ये देखें, ये क्या हो रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और कहता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? एक ही रेट पर होते हैं। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा है उसी स्पीड से क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन मूव करेगा। बट इसकी अगर पोजीशन देखें, इसकी सिमत देखें, तो ये जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है और ये रिवर्स मूव कर रहा है। इनकी सिमत क्या होगी? मुखालिफ सिमत तो होगी, लेकिन इनका रेट क्या होगा? बराबर होगा। यही सिर्फ दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पर लेकिन मुखालिफ सिमत में वाक़या होते रहते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती, हत्ता कि तबीक खसूसियात, रंग, डेंसिटी वगैरह भी एक जैसी ही रहती हैं। अच्छा, जब ये एक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हुआ और इसकी जो क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने 100 दिया था और ये 50 जो है वो परसेंट इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ये भी, इसकी भी क्वांटिटी 50 पड़ी हुई है और इसकी भी क्वांटिटी क्या पड़ी हुई है? 50 पड़ी हुई है। इन सब की क्वांटिटी क्या है? 50-50। तो ये क्या होगी? ये सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। दिस इज सेम। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती, हत्ता कि, और दूसरा इनमें क्या होता है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, इनकी डेंसिटी, इनका कलर, ठीक है, हर चीज़ क्या होगी? सेम ही रहेगी। इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है जो कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट से शुरू हो सकता है।
अगर आप इसमें देखें तो कहता है इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है, या वो प्रोडक्ट से हो सकता है या वो रिएक्टेंट से हो सकती है। इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डाला जा सकता है और उसे दी हुई कंसंट्रेशन के तहत दोबारा हासिल किया जा सकता है। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? गुल्डबर्ग एक साइंसदान था, गुल्डबर्ग और वेग दो साइंसदान थे। इन्होंने क्या किया, 1869 में 1969 में एक लॉ पेश किया। इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मैस क्या होता है? वो मैस होगा जो कि आप किसी रिएक्टेंट का लेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उसका एक्टिव मैस होगा। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के हस्तद्रव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये वाला। यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, ये कोई रिएक्टेंट है। बी हमारे पास क्या है, ये भी कोई रिएक्टेंट है। अब इनकी आप जो क्वांटिटी लेंगे वो क्वांटिटी क्या होगी, इनकी एक्टिव मैस होगी। और लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि इनके वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इनका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्टिव मैस को हम जाहिर करते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर नीचे जो है वो जाहिर किया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आपके पास रिएक्टेंट ए और बी का रिएक्शन होता है और इनके मिलने से आपके पास क्या बनती है, सी प्लस डी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है के एफ। के एफ क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और के आर आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आमतौर पर एक्टिव मैस से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, जिसके यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, उसे स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। इसकी वजाहत नीचे बयान की गई है। यहाँ पर देखें, फ़र्ज़ करें ए बी सी और डी बिलतरतीब ए बी सी डी की मोलर कंसंट्रेशन है। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको ए बी सी डी जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या इनकी मोलर कंसंट्रेशन है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, अब जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर होता है, उनके एक्टिव मैस के। अब ये देखें, ये एक्टिव मैस ए है, ये एक्टिव मैस बी है, और ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है साइन है, और ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक हम इक्वल का साइन डालते हैं और हमारे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। के एफ यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको। तो हम यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी के साइन को शो करते हैं, और ये हमारे पास ए बी क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये हमारे पास रिएक्टेंट है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास। रिवर्स रिएक्शन का भी क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको आपको पता है, हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के आर आ जाएगा, सी एंड डी उसी तरह आ जाएंगे। यहाँ के एफ और के आर बिलतरतीब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के मखसूस रेट कांस्टेंट हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको कांस्टेंट है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम की हालत में। अब जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है, अगर आप ये वाली स्लाइड में देखिए, ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है, रिएक्शन। तो जब इस हालत में रिएक्शन पहुंचेगा तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन के, जिस तरह आपको पीछे मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो इसको हम पुट कर देंगे, ये इस वैल्यू को पुट कर देंगे उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर। तो ये देखें के एफ ए बी, ठीक है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर क्या था, के एफ ए एंड बी। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, रिवर्स रिएक्शन के लिए हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, रिवर्स रिएक्शन था तो उसकी जगह पे वो वाली वैल्यू को हमने पुट कर दी, यहाँ पर के आर सी एंड डी। अब हम क्या करेंगे कि इसको के आर को इधर ले जाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, के एफ था, ये वाला के एफ, ये के आर नीचे, ये वाला के आर, और ये हमारे पास क्या था, पहले ऊपर पड़ा हुआ था सी एंड डी, ये पड़ा हुआ है सी एंड डी, और यहाँ से हमने ए और बी को ये ले आए नीचे। तो यहाँ के एफ एंड के आर, अब ये वाला के एफ और के आर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये वाला,
ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, के सी कहते हैं। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के सी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह से भी जाहिर किया जा सकता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने जस्ट क्या किया, के एफ और के आर की जगह के सी पुट कर दिया। हमने यहाँ पर कहा था ना कि के एफ और के आर के बराबर के सी होता है, तो हमने यहाँ पर के सी पुट किया और यहाँ पर सी और डी और नीचे ए बी इसी तरह लिख दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। ये देखें यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। तो कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन या के सी जो है वो आपको क्या बताता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ताल्लुक को बयान करता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करना है और इस टॉपिक को जो है वो 2 से 3 मरतबा लिखना भी है, ताकि आपको ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियात और दूसरा जो है वो आपको ये लॉ ऑफ मास एक्शन याद होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए।